नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम कुंडली के 12 ही भावों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी खाना नंबर 10 के विषय में। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 11 के विषय में। दोस्तों, 12 भाव कुंडली के जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में घटने वाली हर घटना की जानकारी देते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी में घटने वाली हर घटना के विषय में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हमें कुंडली के ये 12 ही भाव को देखना होगा। ये 12 भाव अलग अलग विषय के बारे में जानकारी देता है। यानी आप अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं तो लगन भाव को देखेंगे। धन परिवार वाणी के बारे में जानना चाहते हैं तो खाना नंबर 2 को देखेंगे। भाई छोटी यात्राओं के बारे में जानना चाहते हैं, पड़ोसी के बारे में जानना चाहते हैं, मेहनत के बारे में जानना चाहते हैं, खाना नंबर 3 देखेंगे। माता, घर, भूमि, वाहन के बारे में जानकारी चाहते हैं, खाना नंबर 4 को देखेंगे। अगर आप विद्या के बारे में जानकारी चाहते हैं, संतान के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपने लव अफेयर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो खाना नंबर 5 को देखेंगे। लॉटरी सट्टे के बारे में जानकारी भी खाना नंबर 5 से लेंगे। हमारे मंत्र शक्ति के बारे में, हमारे इष्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, हमारे इष्ट देवता कौन होंगे, वो भी खाना नंबर 5 से देखेंगे। खाना नंबर 6 रोग ऋण शत्रुओं का है, हमारे मामे खानदान का है तो खाना नंबर 6 से हम इन चीज़ों का पता करेंगे। हमारे ससुराल के बारे में भी खाना नंबर 6 ही बताता है। खाना नंबर 7 हमारे गृहस्थ का है, डेली इनकम का है, पब्लिक रिलेशन का है, पत्नी का है, शादी के विषय में जानकारी खाना नंबर 7 से लेते हैं। खाना नंबर 8 मृत्यु का है, मृत्यु तुल्य कष्टों का है, ऑब्स्टेकल का है, हमारे कामों में रुकावट का है तो वो हम खाना नंबर 8 से देखेंगे। खाना नंबर 9 हमारे भाग्य का है। खाना नंबर 9 हमारे पिता का भी है, पिता से लाभ का भी है, हमारी तीर्थ यात्राओं का भी है। खाना नंबर 9 धर्म में हमारी रुचि को भी बताता है। खाना नंबर 10 हमारे कारोबार, हमारी नौकरी, हमारे व्यापार के बारे में बताता है। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी खाना नंबर 10 के विषय में। आज हम बात करेंगे खाना नंबर 11 के विषय में। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनती करते हैं तो अगला खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो बात करते हैं खाना नंबर 11 के विषय में। दोस्तों, खाना नंबर 11 के स्वामी बनते हैं शनिदेव और यहाँ के कारक ग्रह जो हैं वो हैं बृहस्पति। खाना नंबर 11 के स्वामी शनि और कारक बृहस्पति हैं। शनि देव खाना नंबर 11 में माता की सौगंध खाकर और गुरु के चरणों में नमन कर कर, प्रणाम कर कर अपनी गद्दी पर बैठते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं, या ये कहें कि खाना नंबर 11 में आकर वो न्याय करते हैं। हमारे फलों का, हमारे कर्मों का हमें फल देते हैं। तो खाना नंबर 11 हमारे लाभ का है और लाभ को देखने के लिए हमें शनि की स्थिति को भी देखना होगा। खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह आता है वो शनि की तासीर का हो जाता है, लेकिन उसका असर कहाँ जाता है? जहाँ पर कुंडली में बृहस्पति बैठे हुए हों। यानी जो भी ग्रह खाना नंबर 11 में आएगा उसका प्रभाव उस खाने में भी जाएगा जहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह आता है, अगर खाना नंबर 11 में सूर्य, चंद्र, मंगल इनमें से कोई भी ग्रह आ जाए तो उसका शुभ या अशुभ फल तभी हमें प्राप्त होगा अगर वो जागती हुई हालत में है। कोई भी ग्रह खाना नंबर 11 में कोई भी ग्रह आ जाए उसका मुकम्मल फल हमें तभी प्राप्त होगा जब वो जागते हुए होंगे। और जागते हुए कब होंगे? जब खाना नंबर 3 से कोई ग्रह उन खाना नंबर 11 के ग्रह को देखता होगा। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 3
खाना नंबर 11 पर दृष्टि मारता है। यानी खाना नंबर 3 में जो भी ग्रह बैठा होगा वो खाना नंबर 11 के ग्रह को देखता होगा। और अगर खाना नंबर 3 में कोई ग्रह बैठ के खाना नंबर 11 को देखेगा तभी 11 का फल जागता हुआ होगा, यह हमें मिलेगा। और उसमें लगन में भी कोई ग्रह होना जरूरी है। यानी लगन और तीसरे भाव में अगर कोई ग्रह होगा तो खाना नंबर 11 के जो ग्रह हैं हमें बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखें कि खाना नंबर 11 में अगर ग्रह सोया हुआ तो मान लें कि शनि देव खाना नंबर 11 में है और खाना नंबर 3 और 1 से किसी भी ग्रह की दृष्टि या खाना नंबर 3 से किसी ग्रह की दृष्टि 11 पे नहीं पड़ रही है और लगन में भी कोई ग्रह नहीं है, तब ये शनि देव जब भी आपकी कुंडली में वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आएंगे तब अपना नेक फल देना शुरू करेंगे और तब तक अपना नेक फल देते रहेंगे जब तक वो खाना नंबर 1 में रहेंगे और जितनी भी उनकी उम्र होगी तब तक। तो खाना नंबर 11 का ग्रह जब भी लगन में आएगा तब अपना नेक फल देगा। लेकिन याद रहे जब खाना नंबर 11 का ग्रह खाना नंबर 8 में आएगा तो वही 11 का ग्रह खाना नंबर 8 में आकर अशुभ असर भी देगा, बुरा प्रभाव भी वही ग्रह जो लगन में आकर शुभ फल दे रहा था वो खाना नंबर 8 में आकर अपना अशुभ फल देगा। एक चीज़ और याद रखें कि यदि खाना नंबर 11 का ग्रह खाना नंबर 8 का शत्रु है, याद रखें खाना नंबर 11 और खाना नंबर 8 के ग्रह अगर आपस में शत्रु हैं तो खाना नंबर 11 की वस्तु जब भी हम घर में लेकर आएंगे, अगर वर्षफल में खाना नंबर 11 का ग्रह खाना नंबर 8 में आ जाए या खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 11 में आ जाए या 11 या 8 में किसी में भी ग्रह आ जाए, तब अगर हम खाना नंबर 11 के ग्रह की वस्तु कभी ले आएँ या कोई कार्य छेड़ दें तो ये मातम का समय होगा। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और छत गिरी हुई जैसा मातम का समय होगा। जिस प्रकार एक मनुष्य जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और वो चारपाई पर बेसुध पड़ा हुआ हो या छत गिर जाए और हमारा घर छत के बगैर घर जैसा होता है, उसमें मातम का जो समय होता है उस तरह का समय होगा जब हम शनि यदि 11वें खाने में बैठे हुए ग्रह की वस्तु अगर हम घर में ले आएं। उदाहरण के तौर पर वर्षफल में मान लें 11वें खाने के शनि 8वें खाने में आ जाएं। अब 11वें खाने के जो ग्रह है उसका अगर हम कोई भी वस्तु जो 11वें खाने में जो ग्रह बैठे हुए थे उसकी वस्तु अगर हम ले आएँ, अगर शनि ही 11वें खाने में बैठे हुए हैं और वर्षफल में ये 8वें खाने में आ जाएं तो 11वें खाने में कहाँ बैठे हुए थे? 11वें खाने में। अभी इनकी मुतल्लिक की चीज़ अगर हम ले आएँ, उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई मशीनरी ले आएँ या मकान का निर्माण कर दें तो ये हमारे लिए बड़े दुख का समय होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का समय हो सकता है हमारे लिए। तो खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह की चीज़ जब भी आप लेकर आते हैं, याद रहे एक बार फिर से मेरी बात को समझ लें, इसमें आप उलट फेर ना करें। खाना नंबर 11 और खाना नंबर 8 के ग्रह जब भी शत्रु होंगे, अगर गोचर में तब या वर्षफल में तब या जन्म कुंडली में तब, यदि जन्म कुंडली में भी खाना नंबर 11 और 8 के ग्रह शत्रु हों या वर्षफल में खाना नंबर 11 या 8 के ग्रह शत्रु हों और 11वें खाने में बैठे हुए ग्रह की वस्तु हम ले आएं, तब मृत्यु तुल्य कष्ट का समय होगा, मातम का समय होगा। तो यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं 11वें खाने में बैठे हुए ग्रह की मुतल्लक का कोई कार्य कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको उस ग्रह के मित्र ग्रह की चीज़ भी आपको लेकर आनी होगी घर में। उदाहरण के तौर पर आप समझ लें एक बार फिर से कि यदि शनि 11वें खाने में बैठे हुए हैं और आप मकान का निर्माण शुरू कर दें, तो मकान का निर्माण करने पे आपके घर में बहुत तरह की तंगी आ सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। घर में बैठे हुए जो मालिक हैं वो मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे होंगे उस समय में। तो आपको करना क्या है कि 11वें खाने में बैठे हुए शनि के मित्र ग्रह की वस्तु घर में लेके आनी होगी। यानी मकान बना रहे हैं तो केतु की वस्तु कुत्ता घर में ज़रूर लेकर आएँ, कुत्ता पहले घर में लेकर आएँ तब आप मकान बनाएं। या कोई मशीनरी आप लेकर आ रहे हैं तब आप केतु का सामान यानी बच्चे का कोई खिलौना घर में लेकर आएँ।
बच्चे का खिलौना पहले लेकर आएं और फिर आप कोई मशीनरी लेकर आएं। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह बैठता है उसके मित्र ग्रह की वस्तु हमें लेकर आनी होगी। जब हम खाना नंबर 11 में जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी कोई वस्तु अगर लेकर आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो केतु की वस्तु लानी अति आवश्यक है। मशीनरी लेकर आ रहे हैं तब भी केतु की वस्तु यानी खिलौना लाना जरूरी है। बात को समझें। और खाना नंबर 3 में जो भी ग्रह बैठेगा, अगर खाना नंबर 3 में मान के चलें केतु खाना नंबर 11 में है और केतु के मित्र ग्रह अगर खाना नंबर 3 में हो तो केतु का फल यहाँ पे 11 गुना नेक हो जाएगा, 11 गुना नेक हो जाएगा यदि केतु के मित्र ग्रह खाना नंबर 3 में बैठे हैं। उसी प्रकार अगर सूर्य, चंद्र, मंगल खाना नंबर 11 में बैठे हुए हैं और कोई शुभ ग्रह खाना नंबर 11 में है तो भी उसका फल अति उत्तम रहेगा, सुंदर फल रहेगा, उसका बहुत बढ़िया फल देगा। अगर सूर्य, चंद्र, मंगल खाना नंबर 3 में बैठे हैं, सूरज, चंद्र, मंगल खाना नंबर 3 में होंगे तो खाना नंबर 11 के शुभ ग्रह शुभ फल देंगे। और खाना नंबर 11 में अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मान लिया जाए केतु बैठे हुए हैं और खाना नंबर 3 में केतु के मित्र शुक्र, राहु आकर बैठ जाएं तो 11वें खाने के जो केतु भी हैं वो भी यहाँ पे 11 गुना शुभ फल देने लग जाएंगे। तो इस तरह से हम कुंडली के 11वें खाने को देखते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखें कि खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, खाना नंबर 8 के अशुभ ग्रह, जो खाना नंबर 8 का ग्रह अगर मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने वाला है तो खाना नंबर 3 का ग्रह, अगर 3 में कोई भी ग्रह है, चाहे वो 8 का मित्र है चाहे शत्रु है, खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 8 का असर व्यक्ति पर नहीं होने देगा, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बचा लेगा यदि खाना नंबर 3 में कोई ग्रह है। खाना नंबर 8 में अगर राहु बैठे हो और खाना नंबर 3 में कोई भी ग्रह आकर बैठ जाएं, शनि आकर बैठ जाएं, कोई भी ग्रह आकर बैठ जाएं तो खाना नंबर 8 के अशुभ प्रभाव को रोकने में समर्थ होंगे। तो ये चीज़ें खाना नंबर 11 के बारे में आज जो मैं आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर आप खाना नंबर 11 को देख रहे हैं। याद रखें कि खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह आकर बैठेगा वो अपने शत्रु ग्रह पर अपना बुरा असर दिखाएगा। राहु आकर बैठेंगे तो बृहस्पति को खराब करेंगे, यानी पिता पर उसका बुरा प्रभाव जा सकता है, दादे पर उसका बुरा प्रभाव जा सकता है। केतु यदि हमारे 11वें खाने में बैठे तो चंद्र पर बुरा प्रभाव जाएगा, चंद्र यानी माता, माता को कष्ट आएगा। उसी प्रकार अगर चंद्रमा 11वें खाने में अगर बैठ जाएं तो वो केतु यानी पुत्र पर उसका बुरा फल जाएगा। चंद्र 11वें खाने में बैठे हों तो कहते हैं दादी पोते को तरसे, यानी जो व्यक्ति है उसको संतान सुख बहुत देरी से मिलता है और जैसे ही संतान होती है तो उसका फल कभी कभी माता पर भारी पड़ता है, या माता के होते हुए जब तक माता घर में होगी तब तक पोते का शुभ फल उसको प्राप्त नहीं होता है, पुत्र का फल प्राप्त नहीं होता है, यानी दादी पोते को तरसती रहती है। और अगर दादी 40-43 दिन के अंदर अंदर पोते को पहले ही देख ले तो भी इन दोनों में से किसी एक की सेहत खराब रहती है। और ज़्यादातर देखने में ये आया है कि अगर केतु 11वें भाव में बैठा हुआ है और माता 40 दिन से पहले अगर बच्चे को देख ले, पोते को देख ले, तो जातक की माता, याद रहे जातक की माता, उस व्यक्ति की पत्नी नहीं, बात को फिर से समझ लें कि जातक की माता यदि जातक के पुत्र को देख ले 40 दिन से पहले तो पुत्र की हालत खराब रह सकती है, उसकी सेहत खराब हो सकती है। उसके लिए उपाय यही है कि 40-43 दिन तक दादी पोते के दर्शन ना करें, और अगर दर्शन कर लिए हैं तो एक गोल संगमरमर का चकला लेकर, मार्बल का चकला सफ़ेद रंग का लेकर उसको दूध से 40-41 दिन तक धोए। ये एक उपाय यहाँ पर बनता है। 11वें भाव में शुभ ग्रह अगर बैठे हुए हैं और खाना नंबर 3 में कोई शुभ ग्रह हैं तो खाना नंबर 11 का फल
शुभ रहेगा। और खाना नंबर 11 में अगर कोई अशुभ ग्रह, कहने का मतलब अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, और खाना नंबर 3 में कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो उनके मित्र हैं, और खाना नंबर 3 से अगर मित्र ग्रह की दृष्टि खाना नंबर 11 पे पड़ेगी तो वो हमेशा शुभ फल की रहेगी। 11 का ग्रह अगर सोया हुआ है तो वो कब जागेगा? जब वो लगन में आकर बैठेगा। लगन में कब आएगा? जब भी वो लगन में आएगा तब अपना शुभ फल देगा। और कब आएगा, अब इसके बारे में भी समझ लें। 11वें साल में जो ग्रह खाना नंबर 11 में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, वापस वो खाना नंबर 1 में कब आएगा? खाना नंबर 1 में कब आएगा? 11वें साल में, या 23वें साल में, 36वें साल में, 48वें साल में, 57वें साल में, 72वें साल में, 84 साल में, 94 साल में, 105 और 119। 119 तक तो पहुंच ही नहीं पाते आजकल, तो हद से हद 84 या 94 साल तक ही मैक्सिमम जिंदा रहता है इंसान आज की डेट में, जैसा खान पान है हमारा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें 120 साल तक का वर्षफल मिलता है। तो 105 और 119वें साल में 11 का ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा, और जब भी खाना नंबर 1 में आएगा शुभ फल प्राप्त कराएगा और जागता हुआ होगा। लगन में आकर वो जागेगा जब भी खाना नंबर 11 का ग्रह सोया हुआ हो। और याद रहे, खाना नंबर 11 का ग्रह जब भी खाना नंबर 8 में जाएगा तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट का होगा, अनिष्टकारी होगा, हर तरह से मातम का जमाना होगा जब भी 11 का ग्रह खाना नंबर 8 में आएगा। तो खाना नंबर 8 में कब आएगा? 20वें साल में, 7वें साल में, 20वें साल में, 34वें साल में, 45वें साल में जन्म की, याद रहे जन्म से 7वें साल, 20वें साल, 34वें साल, 45वें साल, 53वें साल, 67वें साल, 79वें साल, 92वें साल, 97वें और 113वें साल, वही ग्रह जो खाना नंबर 11 में वो खाना नंबर 8 में आएगा। तो अपनी कुंडली को ध्यान में रखते हुए जो टाइम मैंने आपको बताया है, जो साल मैंने बताया है, उस साल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल का हमारा कैसा गया था, ये साल हमारा किस तरह का रहा था। अगर 11वें साल में, 7वें साल में अगर अशुभ फल आया है तो वही जब 11वें साल में आप देखेंगे लगन भाव में आएगा तो वो शुभ फल देगा। और 11 का ग्रह और खाना नंबर 8 का ग्रह अगर शत्रु हैं तो ध्यान रहे, जब भी वर्षफल में 11 का ग्रह खाना नंबर 8 में आए या 8 का ग्रह खाना नंबर 11 में आए तो उसके कारक या उस ग्रह से संबंधित कोई भी कार्य अपने घर में नहीं करना है, और कर रहे हैं तो उसके मित्र ग्रह की वस्तु जरूर घर में ले आए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लाल किताब जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो संपूर्ण उपायों सहित और जीवन के समस्त जो खास घटनाक्रम हमारी लाइफ में आते हैं बचपन से लेकर अंत समय तक, उन सभी घटना की जानकारी, उसके उपाय, जो भी उसमें रुकावट आएगी, जो भी कार्य आपने करना है उसके बारे में पूर्ण जानकारी हम अपनी जन्म पत्रिका में देते हैं। और लगभग 60 पेज की हम जन्म पत्रिका बनाकर देते हैं। 2 साल का उसमें वर्षफल होता है और समस्त जीवन की जानकारी उस जन्म पत्रिका में होती है। उसमें सारे ही मांगलिक योग, कालसर्प योग, सभी तरह की जानकारी उसमें दी गई होती है। तो यदि आप अपनी लाल किताब जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि किसी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, उनके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है या कोई जादू उनके ऊपर कर दिया गया है,
तो वो भी आप घर बैठे फ़ोन पर ही पता कर सकते हैं। एक छोटे से प्रयोग से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई है, कोई भूत बाधा का प्रभाव आपके ऊपर तो नहीं है। बार बार अगर व्यक्ति बीमार रहता है, लंबे समय से बीमार हैं, बार बार उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, सर में भारीपन रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, तो एक बार ज़रूर आप फ़ोन पर चेक कराएं। यदि आपको कोई ऊपरी बाधा होगी तो वह चेक करने पे पता चल जाएगा। चेक करने का तरीका यही है कि आप जब भी फ़ोन करें उससे पहले 4 या 5 अगरबत्तियां जलाकर उसकी राख इकट्ठा कर लें और उस राख को अपने हाथ में लेकर या पेपर में लेकर आप मुझे कॉल करें। फिर हमने जो भी तरीका आपको बताना है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ऊपरी बाधा है या नहीं। करना क्या होगा, मामूली सी पहले आपने टेस्ट करके अगरबत्ती की राख को देख लेना है, उसका टेस्ट क्या है। फिर आपने जब फ़ोन करना है, हमने यहाँ से कुछ मंत्रों का पाठ करना है, आपने फिर उस भभूति को टेस्ट करके देखना है। यदि हमारे मंत्र पाठ करने के बाद उस भभूति का टेस्ट एकदम से चेंज हो जाए, कड़वा हो जाए, एकदम से खट्टा हो जाए, एकदम से नमकीन हो जाए और वो बढ़ता ही जाए, तो समझ लें आपको कोई ऊपरी बाधा है। तो अगर आप चेक कराना चाहते हैं फ़ोन पे चेक करा सकते हैं, और अगर आपको कोई ऊपरी बाधा है तो आप फ़ोन पर ही घर बैठे उसका हल करवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही उसका हल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम बात करेंगे खाना नंबर 12 के विषय में। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।